अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमारा इफ्तिखार और सोचता पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। आज हमारे साथ एक बहुत ही नामी गिरामी शख्सियत मौजूद हैं, जिनका जो तारुफ़ है वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर इश्तियाक साहब हमारे साथ हैं, जिनके रिकॉर्ड पे बहुत सारी किताबें हैं, जिनमें आप द पाकिस्तान द गैरिज़न स्टेट, मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर किताब है उनकी, पाकिस्तान के उसके बाद पंजाब की पार्टीशन पे किताब है उनकी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो। और बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब अपना वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया हमारा इफ्तिखार जी, आपने आज इनवाइट किया। तो बताएं आज क्या, व्हाट इज़ द एजेंडा टुडे फॉर द टॉक। सर बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है। सबसे पहले तो शायद मैं आपके तारुफ में जो है वो जितना आपका काम है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपका तारुफ नहीं करवा सकी, उसके लिए माजरत। जितना मैंने आपका काम देखा है और जितना मैंने आपको सुना है उसके लिए आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क। और ये मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी में नहीं कह रही, मैं हमेशा आपको फॉलो करती हूँ और आपके काम को। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आज कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी, बिंग के मैं आपके साथ बात में आपके पार्टीशन के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर आपका काम जो है, जना के ऊपर, पाकिस्तान अगैरिजन स्टेट के ऊपर, वो बहुत बेहतरीन काम है। वो काम है जो पाकिस्तान में पहले कभी किसी ने करने की ना जुर्रत की ना हो सका। और जी, फिर या फिर बायसनेस बहुत थी। आप फैक्ट्स पे और आपने बहुत सारी चीज़ों को इस हद तक डिस्क्लोज किया है कि आपने पाकिस्तान की जनरेशन में, एटलीस्ट न्यू जनरेशन में, इस हद तक अवेयरनेस दी है पार्टीशन के टाइम की। और जो जो तब हुआ, जो हमारी मिसकंसेप्शन जो आपने दूर किए, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और दूर कर पाया। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट वहां से लूंगी। तो आपसे मैं ये पूछूंगी कि आपके ख्याल में जो पार्टीशन का आइडिया था, जो टू नेशन थ्योरी वाला आइडिया था, वो रेलिवेंट था, आज रेलिवेंट है? क्या आपके इसके बारे में ख्यालात हैं? देखें, जब एक पॉलिटिकल सिचुएशन होती है तो रेलेवेंट कौन सा इशू होगा, ये एक हद तक तो ऑब्जेक्टिव हालात पे होता है, दूसरा सब्जेक्टिव एफर्ट पे होता है। ओके। जैसे कि मैंने कई अपनी किताबों में और वीडियो में कहा है कि ये टू नेशन थ्योरी का आइडिया 1857 के बाद ही पैदा हो गया था। बल्कि कुछ लोग तो उससे बहुत पीछे भी जाते हैं। शेख अहमद सरहिंदी जो हैं उनके ऊपर भी कहते हैं कि ही इज़ द फर्स्ट वन ढूंढते ढूंढते आदमी कहीं से कहाँ चला जाता है। ठीक है, बट जी लेट्स से जी। 1857 इज द टर्निंग पॉइंट। ओके। कि उसके गॉट इट। बाद सब कॉन्टिनेंट में जो रूलिंग पावर इमर्ज की, वो यहाँ की लोकल लोग नहीं थे, यानी मुगल और ये यहाँ पे आके सेटल हो गए थे, तो इसी इलाके का हिस्सा बन गए हुए थे। लेकिन अब एक यूरोपियन पावर आई, उसने अपने तरीके से हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश की एज एन इम्पीरियल पावर। तो अ, उसके होते हुए जो टू नेशन थ्योरी के आइडियाज हैं, वो कुछ मैंने, कुछ मेरे बाकी कई स्कॉलर्स ने, इंडियन स्कॉलर्स ने, और ये भी बताया है कि ना सिर्फ मुसलमानों के अंदर ये आइडिया था, लेकिन बंगाल में ख़ास तौर पे टू नेशन थ्योरी के ऊपर कई किताबें, कई प्लेज, हाँ जी, लिखी गई। सो ये कहना कि टू नेशन थ्योरी जो है वो ये 30s में कुछ पैदा हुई, दैट इज़ नॉट करेक्ट। लेकिन 30s में जाके ये रेलेवेंट हो गई, दैट मेक्स द बिग डिफरेंस। एक आइडिया जब होता है ना, तो उसको लोग टॉस करते रहते हैं, इधर आपने कर दिया, मैंने कर दिया। बट यू नीड अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टू मेक दैट आइडिया इनटू अ पॉलिटिकल डिमांड एंड मूवमेंट। ठीक है। ओके। जी जी। तो ये 1930s में हम देखते हैं इस किस्म के, उसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी। 1929 में मेरे शहर लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा जलसा किया था, ये रावी के बैंक्स पे, हाँ जी, जिसमें ऐलान किया था कि हम हिंदुस्तान की पूरी आज़ादी चाहते हैं। और उसके अंदर हिस्सा सब लोगों ने लिया था, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, जितने भी लोग थे। जी। और तो और जमीयत उलमा हिंद
वो भी फिर इनकी सपोर्टर बन गई, जो मुसलमानों की सबसे बड़ी मजहबी तंजीम थी, मजलिस एरार थी। जी, और बिल्कुल। उसके बाद ये खाकसार भी आ गए, ये इस किस्म की तंजीमें बाद में हुई। ये सब हिंदुस्तान को कॉलोनियल डोमिनेशन से आज़ाद करने के लिए थी। बिल्कुल। जब ये 1929 में हुआ तो अल्लामा इकबाल ने को इनवाइट किया गया इलाहाबाद, जहाँ पे उन्होंने वो एक खुतबा दिया। आइडिया दिया। जी, हालाँकि उस खुतबे के बाद अगर आपने खुतबा पढ़े मेरी किताब के अंदर तो पूरी डिटेल्स मैंने दे दी हैं। उस खुतबे में अल्लामा साहब खुद कहते हैं कि अंग्रेज़ों की हुकूमत इस बरे-सग़ीर में मुसलमानों की मदद से चल रही है। ये लिखा है उन्होंने, जी, जो कोई बिल्कुल। कोट नहीं करता, कोई कोट नहीं बिल्कुल करता। सर। हाँ जी, और जी, अगर बिल्कुल सर, हमारा ऐसे सब ही है। सर हाँ, के खिताब ऐसे ही नहीं मिले थे। बिल्कुल। सो लेकिन जब ये आइडिया आया तो उस ज़माने में इलाहाबाद में सपोर्ट के लिए जो 75 लोग चाहिए होते थे ना, एक उसे कहते हैं कोरम पूरा होना, ओके। एक रेज़ोल्यूशन को पास करने के, वो भी नहीं थे। तो फिर जब शाम को दुकानें बंद की लोगों ने, मुसलमानों ने, तो उनको पकड़-पकड़ के लाए ताकि 75 का फिगर पूरा हो जाए और ये रेज़ोल्यूशन पास हो जाए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एट दैट टाइम इंडियन जो लोकल पॉलिटिक्स में इसको कोई अहमियत नहीं दी गई, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको नोटिस किया और इसके ऊपर फिर मैंने वो अपनी किताब में कोट की है, एन इंग्लिशमैन चैलेंजिंग अल्लामा इकबाल, कि क्या तुम पैन इस्लामिज़्म की बात कर रहे हो, यानी सारे मुसलमान जो हैं वो एक मूवमेंट। तो अल्लामा साहब का ख़त है टाइम्स ऑफ लंदन में एक्सप्लेनिंग कि जी कैसे हो सकता है कि मुसलमान कभी भी सोचें कि वो ये जो है ब्रिटिश एम्पायर से बाहर या उसके खिलाफ कोई स्टेट बनाए, बल्कि हम तो आपकी स्टेट्स होंगे, फ्रंट लाइन स्टेट होंगे ब्रिटिश एम्पायर को बचाने के लिए। जो सेंट्रल एशियन होर्ड्स, होर्ड्स क्या होता है? ये जो वहाँ के लड़ाका अनडेटेड। लोग और ये, हाँ, उनको रोकने के लिए, और वहाँ से जो आइडियाज़ आते हैं, व्हेन ही सेड अबाउट आइडियाज़, तो वो था कि सोवियत यूनियन तब तक कायम हो चुका था और जी, सोशलिस्ट आइडियाज़ सारी दुनिया में फैल रहे थे। तो वहाँ पे अल्लामा साहब ने, उसे कहते हैं अंग्रेज़ी में रिकैंट, ही विथड्रॉ द आइडिया। लेकिन इस आइडिया को 1933 में फिर चौधरी रहमत अली ने वो और उनके 3-4 और मुस्लिम स्टूडेंट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। बाय दैट टाइम ये रहमत अली वाज़ अबाउट 35, तो बड़ी लेट उम्र में उन्होंने वहाँ पे दाखिला-दुखला लिया। एनी हाउ, तो 33 में इन्होंने एक पैम्फलेट छापा, नाउ और नेवर, जिसके अंदर बेसिक आर्गुमेंट दी गई कि हिंदुओं में और मुसलमानों में कुछ भी तो कॉमन नहीं है। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने सारी जो ये है ना आर्गुमेंट्स, रहमत अली की अपनी कैंपेन जो थी पाकिस्तान के लिए उसमें इस्तेमाल की, विदाउट एवर एडमिटिंग कि ये जी, ओरिजिनल आइडिया चौधरी रहमत अली के हैं। तो चौधरी रहमत अली का कहना था राइट और रॉन्ग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हमें एक पाकिस्तान चाहिए। ये लफ्ज़ जो है ये उनका बनाया हुआ है, पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान यानी खैबर पख्तूनख्वा, जी, के फॉर कश्मीर और इस्तान फॉर सिंध एंड बलूचिस्तान। जी, अच्छा, आप ये देखें, नोटिस करें हमारा, कि अलामा साहब का जो आइडिया था एक स्टेट का जिसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया, या चौधरी रहमत अली का, ये उन इलाकों के मुसलमानों के लिए था जो ओनली 22-23% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के लिए थे। तो कहा बिल्कुल। जाता है जी कि अलामा साहब ने और रहमत अली ने मुसलमान कौम के लिए एक मुल्क चाहा। भई अगर 80% 75% आप हिंदुस्तान में छोड़ रहे हैं तो आपने मुसलमान कम्युनिटी या अवाम या कौम के लिए कौन-सा मुल्क बना रहे हैं? बल्कि आप तो मुसलमानों के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जिन्होंने ज़्यादा ठीक है? वोट किए पाकिस्तान के हक में वो तो वहीं रह गए। वो उस पे बात आएँगे, वी विल कम टू दैट लेटर। आपका सवाल बहुत बड़ा है तो इसका एक-एक जी, करके जवाब देते हैं। जी, सो जी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि रहमत अली की स्कीम में और अलामा साहब की स्कीम में ना बंगाल था जहाँ मेजॉरिटी मुसलमानों की थी,
ना सारे हिंदुस्तान में साउथ इंडिया से लेके कहीं और के मुसलमान उसमें फिट होते थे। तो मेरा किताब में सवाल है यार, ये कैसा मुस्लिम नेशन के लिए ये ख्वाब देखा गया था जो टुकड़े कर देता है मुसलमानों के। हाँ जी, व्हाट सॉर्ट ऑफ एन आइडिया इज दिस। ये भी है कि फिर चौधरी रहमत अली ने 1935 में एक खत लिखा है जिसको मैंने कोट किया है, टू अ ब्रिटिश लॉर्ड, यानी जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, जहां पे उन्होंने कहा है कि आप हमारी मदद करें, एक जी मुल्क बिल्कुल। मुसलमानों का। फिर भी मेरा सवाल है कि यार, ये वही लॉर्ड्स हैं जिन्होंने 18 साल पहले खिलाफत उस्मानिया का वो निस्तो नाबूद कर दिया, सारा मिडल ईस्ट छीन लिया, उनको ख़त्म कर दिया। हाँ जी जी, अब उन्हीं लॉर्ड से आप एक मुसलमानों के लिए एक मुल्क बना रहे हैं, तो ये क्या है? सो आई हैव लेफ्ट द क्वेश्चन, क्योंकि कहा जाता है कि चौधरी रहमत अली वाज वर्किंग फॉर ब्रिटिश इंटेलिजेंस, एग्जैक्टली सर। लेकिन लेकिन मैंने उसको कंफर्म क्वेश्चन में नहीं छोड़। किया। मैंने आई हैव लेफ्ट एज अ क्वेश्चन because the logic makes no sense. You see, the logic doesn't make sense. You want a state for Muslims, but only for 1/4 of the Muslims of India. तो ये तो अब इस्लाम को और मुसलमानों को उनके टुकड़े करने का प्रोजेक्ट है ना। और आप उनको कह रहे हैं जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया का सत्यानाश कर दिया। हाउ डज दैट मेक सेंस? एनी हाउ, एग्जैक्टली। अब हम उधर आ जाते हैं इंडिया की तरफ से, यानी हिंदुओं की तरफ से। तो उसके अंदर 1923 में वो जो थे सावरकर, जो हिंदू महासभा के लीडर थे, उन्होंने हिंदुत्व का आइडिया दिया था। जी बिल्कुल। हिंदुत्व का मतलब ये है कि जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो हिंदुज़म को अपनी आइडेंटिटी मांगे, मज़हब चले वो मुसलमान रह सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं में कन्वर्शन नहीं ना है। तो वो उनके लिए मुमकिन है कि आप मज़हब जो मर्ज़ी रखें, लेकिन जिस धरती पे आप रहते हैं वो ही आपकी प्राइमरी लॉयल्टी होनी चाहिए। फिर 1937 में दोबारा उन्होंने ये लिखा जो मैंने कोट किया है, कि ये जो कांग्रेस की लीडरशिप जो है ना, जो समझती है हिंदू और मुसलमान मिलके एक आज़ाद हिंदुस्तान बनाएंगे, ये गलत फहमी में है। कभी मुसलमान और हिंदू एक कौम नहीं हो सकते। तो आप कह सकते हैं उधर से भी 1937 में इस आइडिया को दोबारा लाया गया। 1938 में जो आरएसएस के हेड थे गवलकर, उनका एक दो मैंने कोट किए हैं स्पीचेस। एक स्पीच में तो ये है कि आप हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, इसके अंदर जो भी कोई रहेगा, यानी मुसलमान या कोई, वो इक्वल सिटीजन नहीं हो सकते, बल्कि वो सेकंड रेट भी नहीं हो सकते, वो हमारे रहमो करम पे रहेंगे। और फिर 39 में उनका है, या 38 में, कि देखें जर्मनी में जैसे हिटलर ने ज्यूज को भगाया, हमें भी यहाँ से मुसलमानों को यानी माइनॉरिटीज को भगाना चाहिए। सो यू कैन फाइंड दिस आइडिया बीइंग एक्सप्रेस्ड ऑन बोथ साइड्स। लेकिन द पॉइंट आई मेक एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट इज कि आइडियाज तो होते हैं यार। हाँ, मेरे जहन में पता नहीं 50 आइडिया आते हैं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। जब तक मेरे साथ एक वो पॉलिटिकल क्लाउड नहीं बनता, द आइडिया रिमेन्स ओनली एन आइडिया। तो 35 एक्ट के बाद जब इलेक्ट्रेट जो है वो बड़ी नैरो से बढ़ा के कोई 10-11% कर दी गई, विच मीन्स अबाउट 28% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन, एवरी फोर्थ इंडियन गॉट द राइट टू वोट, जी इंक्लूडिंग टेक्निकली इवन वेमन, ठीक है, जिनके पास अगर प्रॉपर्टी हो, जी दो बिल्कुल। क्वालिफिकेशन थी, या एजुकेशन, ठीक है। यस। जी जी बिल्कुल। जब ये हुआ तो 35 इलेक्शन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इलेक्शन लड़ा। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को नुमाइंदगी का क्लेम किया, कांग्रेस ने सारे हिंदुस्तानियों को रिप्रेजेंट करने का क्लेम किया। जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो पता लगा कि कांग्रेस को हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स प्रोविंसेस में तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिल गई है, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पे 92-93% मुसलमान थे, हाँ जी, वहाँ पे भी खुदाई खिदमतगार को जो है वो मेजॉरिटी मिल गई है। तो मुस्लिम लीग को मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में
पंजाब में 2 सीटें मिली थी 75 में से, जिनमें से एक हो गई थी जब राजा ज़फ़र अली खान ने वो छोड़ के ना तो पंजाब यूनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली थी। थोड़ा सा बता दें, अब आप भी पंजाब में हैं, मैं भी पंजाब में हूँ। पंजाब जी में 1923 में पंजाब यूनिस्ट पार्टी बनी थी, मियाँ फजले हुसैन ने बनाई थी। 1936 में उनकी डेथ हो गई और 1936 में फिर सर सिकंदर यात उसके अपना प्रेसिडेंट बन गए। जी जब ये पार्टी बनी थी तो मियाँ फजले हुसैन के क्लोजेस्ट एलाई जो थे वो सर छोटू राम थे, जो हरियाणा के जाट हिंदू थे। जी बिल्कुल तो ये पार्टी शुरू से पंजाबियों की पार्टी थी, जी, यानी इंटर इसमें कम्युनल। मुस्लिम गैर मुस्लिम नहीं, पंजाबियों की। जी, और जो भी हुकूमतें बनी आप देखें उसमें हिंदू मुस्लिम सिख मिनिस्टर होते थे, शायद एक दो क्रिश्चियन भी थे, अब मुझे याद नहीं है। पंजाबियों को उन्होंने रखा और मैंने अपनी पंजाब वाली किताब में बताया कि वो इतने ऑनेस्ट लोग थे कि उन्होंने कोई पर्सनल फायदा नहीं उठाया, इतने डिसेंट लोग थे। समझ गए आप? जी 37 के इलेक्शन के बाद हुआ ये कि अच्छा पंजाब में इनको 2 सीटें मिली जो एक हो गई। जी सिंध जहाँ पे 70% मुसलमान थे, वहाँ जी एक सीट नहीं मिली। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी कोई सीट नहीं मिली। बलूचिस्तान में तो तब इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी होती, शाही जरगा होता था और कलात स्टेट, 2 मुख्तलिफ चीज़ें थीं। इधर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में बंगाल में जी मुस्लिम लीग को शायद कोई 47 सीटें या कुछ मिली थी, सबसे नहीं ज्यादा सीट्स तो बंगाल में ही मेरे ख्याल में सर, अगर आप हाँ, कंफर्म करें तो। लेकिन वहाँ पे भी जो थी ना वो क्या थी, कृषक प्रजा पार्टी जो थी काजी फजलुल हक की, उनको ज़्यादा मुस्लिम सीटें मिली थी। कंपैरेटिवली सर मैं कह रही हूँ कि पंजाब हाँ सिंध जी, और उसके जी, कंपैरेटिवली बंगाल में सीट्स मिले। एब्सोल्युटली यू आर राइट। बट स्टिल जो जितनी थी ना वहाँ पे आई थिंक 114 सीट्स थी मुसलमानों की। हाँ जी, तो उन जी 114 में सिर्फ 40 या कुछ मिली थी लीग को, बाकी मिली थी कृषक प्रजा पार्टी जो कि मीन्स द पेजेंट एंड वर्कर्स पार्टी, इसका ये मतलब है बंगाली में, और उसके लीडर थे काजी फजलुल हक। तो वहाँ पे भी मेजॉरिटी तो इन्हें नहीं मिली। बिल्कुल सर। जब ये हुआ और इनको अलबत्ता जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे वहाँ पे ज़रा ज़रा आप कह सकते हैं इन्होंने पार्टी ना जीती भी सीट्स मुस्लिम लीग ने, ठीक है। इन हालात में अब ये है कि जब कांग्रेस की तरफ से बयान आया, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ब्रिंग बैक अनदर फैक्टर। 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में ऐलान किया कि फ्यूचर इंडिपेंडेंट इंडिया को हम जिम्मेदारी निज़ाम ख़त्म कर देंगे और जी किसानों बिल्कुल, के राइट्स जो हैं वो लैंड प्रमोट करेंगे। रिफॉर्म्स। जी, एंड सेकंड that we will recast India in the light of the Soviet experiment of एग्जैक्टली building socialism। तो जब ये हुआ तो जिन्ना साहब ने फिर अच्छा एक और है हमारा, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, तो मुझे जी डिटेल्स बिल्कुल में सर जाने दो, बिल्कुल। डिटेल्स में जाने दो। 1937 में जो सेंट्रल असेंबली थी ना उसमें एक बिल आया पंजाब से, कोई मिस्टर अहम अब्दुल्ला थे। उन्होंने कहा कि इस्लामिक लॉ, क्योंकि आपको शायद पता नहीं मुसलमान जो सब कॉन्टिनेंट के थे ना ये वैसे तो मुसलमान थे लेकिन प्रॉपर्टी के जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ये अपनी कस्टमरी लॉज के मुताबिक करते थे। जी जी बिल्कुल कस्टमरी लॉज में लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं थी बिल्कुल सर। मिलती। मुझे ये पता है, अंदाजा है। वो अपनी हाँ, बेटियों को हिस्सा जो है वो उनका लॉ अलग थे। हाँ, उनको प्रॉपर्टी लैंडेड प्रॉपर्टी नहीं थी मिलती। जी उनको बिल्कुल, दहेज जो है ना शादी के बाद जो दे दिया सो दे दिया। आज ठीक तक है, वही है सर। हाँ, अच्छा, वही ना। अच्छा, अच्छा, होता क्या है कि जब ये बिल पेश हुआ तो आपको पता है शरिया के मुताबिक 2 शेयर्स टू अ सन एंड 1 शेयर टू अ डॉटर है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो अगर शरिया की लॉ लाई जाए उस जमाने में तो लड़कियों के या बेटियों के राइट्स बेहतर हो जाते हैं ना, ठीक है। तो जिन्ना साहब की मैंने तकरीर कोट की है, वेरी इंटरेस्टिंग,
कि उन्होंने ब्रेक थ्रू कैसे किया हमारे इलाके में। उन्होंने तकरीर की कि ये जो बिल है इस पे तो हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि ये है सेंट्रल असेंबली, जबकि 1935 एक्ट के मुताबिक एग्रीकल्चर जो है वो वो आ, वो वो प्रोविंशियल लिस्ट पे है। सो प्रोविंशियल लिस्ट पे तो हमारे पास वी हैव नो राइट टू मेक अ लॉ, लिहाजा इन्होंने किल कर दिया उस बिल को। बाय डूइंग दैट फिर सर सिकंदर को कहा कि मियाँ देख लो, नेहरू तो चाहता है सोशलिज्म लाना और जिम्मेदारी खत्म करना, ते प्यो दे बन जाओ ते मेरे नाल आ जाओ। यू गेट द पॉइंट। तो सारे टोटली लैंडलॉर्ड फिर सर, इधर, सो सब देन दे जागीरदार स्टार्ट जागीरदार जो हैं वो आप कायदे आजम ले आए, कि अगर जमीनें बचानी है और बचानी है ये तो। सो हाँ तो इधर आ जाओ। हाँ जी। तो फिर यही हुआ कि उसके बाद पंजाब में इनका ब्रेक थ्रू हुआ, सिंध के अंदर हुआ, और एक हद तक अच्छा साथ साथ ये कार्ड खेलते खेलते फिर इस्लामिक कार्ड भी तो इस्तेमाल हो गया ना। सर वो और ज़रूरी था, उसके बगैर हाँ तो फिर वो बात ही नहीं बनती। तड़का ही नहीं लगता, आज तक नहीं नाइन लग पाया। नहीं 1945 का जो इलेक्शन कैंपेन है ये वैसे इसके ऊपर सबसे पहले वो एक अमेरिकन स्कॉलर हैं उन्होंने उनका जिक्र किया, लेकिन मैंने तो बहुत डिटेल में किया है कि पंजाब के जो गवर्नर थे सर बर्ट्रैंड ग्लैंसी, उनकी जो 2 हफ्ते के बाद सीक्रेट रिपोर्ट्स हैं उन्होंने बार बार कहा है कि ये मुस्लिम लीगर जो इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि नया इलेक्शन जो हुआ था 45 में 46 में हुआ था ना, जी तो उसके अंदर इन्होंने पूरा इस्लाम इस्तेमाल किया है। बिल्कुल सर, दो हाँ कौमी और वो नजरिया मैं वहीं पे इस्तेमाल हुआ ज्यादा। हाँ वो सारा पाकिस्तान का नारा क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ये नारा जी लगा। मेरे अपने जो हैं कज़न सीनियर है मियाँ मकसूद अहमद, वो कहते हैं मैंने खुद नारा लगाया, वो स्टूडेंट थे। तो ये सारा नारे लगते रहे हैं लाहौर में, पंजाब में, सारा कुछ। अब ये कहते हैं ये नारा तो बना था 71 में, बकवास करते हैं। 71 में उसको कहा गया था पाकिस्तान का मतलब क्या, बट इन 47 45 46 इट वाज पाकिस्तान का नारा क्या। सो दैट वाज डिफरेंट। ओके। और फिर इन्होंने कहा कि अगर आपने वोट देना है मुस्लिम लीग को तो आप रसूलुल्लाह को वोट दे रहे हैं, अगर आप बिल्कुल सर, ये फतवे दे रहे जारी हैं हुए थे। हाँ तो वो आप कुफरिस्तान को दे रहे हैं, कुफरिस्तान को। जी और बिल्कुल, फिर और ये कि जी जो मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा उसका निकाह टूट जाएगा। निकाह अब टूट अंदाजा जाएगा, लगाओ बिल्कुल ना। सर, बिल्कुल। किसी मुसलमान को कहा जाए कि तुम्हारी बीवी हराम हो गई है तो वो उसकी तो दुनिया जो है भाग वो छोड़ क्रैश कर देगा जाती सर। है। हाँ। और यहाँ पे भी नहीं रुके कि अगर ये मर जाएंगे तो इनका हमने निकाह वो क्या कहते हैं जनाजा भी नहीं जनाजा नहीं पढ़ाना। पढ़ाना। और फिर जो हमारी आदत है कि खिलाफत वो रियासत मदीना वापस आ जाएगी और खुलफा आज राशिदीन तक का सर दौर वही हो चल जाएगा। रहा है वो सब सिस्टम। ड्रामा, ये सब ड्रामा जिना का अप्रूव्ड है। लोग जो बिल्कुल कहते हैं ना जिना साहब सेकुलर थे ये वो, उन सब की मैंने छुट्टी करा दी हुई है। हाँ, बिकॉज दे कांट स्टैंड द एविडेंस विच आई हैव प्रोवाइडेड, जो ये सर सब यही बकवास तो थे। आपका काम है कि आपने 76 सालों में पाकिस्तान की कौम को माशरती उलूम के जरिए जो जो बताया गया, आपने सब कुछ क्लियर कर दिया। तो सब यही कुछ तो क्लियर हो आपका गया, काम है। सब कुछ क्लियर हो गया। सो आई एम ग्लैड। तो अब आपको मैंने पूरा जवाब दे दिया कि ये कैसे टू नेशन थ्योरी जो है बुनियाद बनी, और जिन्ना साहब ने फिर जो वहां पे बातें की हैं, क्या नहीं किया कि बिल्कुल इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, मुसलमानों का ना निस्तो नाबूद हो जाए, निशान नहीं रहेगा हिंदुस्तान में। हाँ जी। सर, और जना फिर साहब से और फिर आप और फिर और फिर जब 30 मार्च को कानपुर के मुसलमानों ने कहा कि सर जहां पाकिस्तान 1940 रेजोल्यूशन के मुताबिक आप मांग रहे हैं वहां तो हम होंगे नहीं, हमारा क्या बनेगा। तो जिन्ना साहब ने बड़े आराम से कह दिया कि मैं 2 करोड़ ऐसे मुसलमानों लोगों को को कुर्बान करवा दूंगा और कुर्बान स्मैश कर करवा दूंगा। स्मैश 7 करोड़ एग्जैक्टली को सर। रिड्यूस। हाँ। अब ये अगर आप स्टेटमेंट देते हैं, मैं तो एक इंसान के खून के खिलाफ हूँ और हमारा लीडर हमारे 2 करोड़ मुसलमानों को मरवा रहा है अपने एक आइडिया के लिए, और वो आइडिया भी बिल्कुल आइडिया रहता जब तक ब्रिटिश उसको सपोर्ट ना करते। तो
इन हालात में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, कांग्रेस ने कहा हमने आपकी मदद नहीं करनी, जिन्ना साहब ने कहा हम हम करते हैं हाजिर। मदद, एंड देन द ब्रिटिश एंड जिन्ना केम टुगेदर एंड हेंस द पार्टीशन। अब आपको एग्जैक्टली मैंने सर, पूरी यही डिटेल मेरा दे दी। सवाल है अगला, कि जी ये जो कायदे आजम को के बैग का पे, या फिर बाकी जो भी सर सैयद है या जिनको भी सर सर का खिताब मिला है, ये जो कॉलोनियलिज्म था, ये जो ब्रिटिश राज था, आपको क्या लगता है पाकिस्तान बनाने में उनका कितना एक हाथ था? लेट मी से लाइक दिस, ये भी एक थोड़ा सा डीमिस्टिफाई करना चाहिए। जी अंग्रेजों की अपनी नीयत हिंदुस्तान को छोड़ने की थी नहीं। जितनी मौज उनकी यहाँ थी, यानी जी नौकर उनको मिलते थे, हाँ हाँ, पूरा पूरा प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट में वो बादशाह थे। हाँ जी। जी जी कहा जाता है कि अगर सांप का कुत्ता मर जाता तो सारे जो वो जिम्मेदार हैं आ जाते थे रोने के लिए, ये हालत थी, जी ताकि बिल्कुल सांप सुना के है साथ, मैंने। हाँ, ये सांप की को खुश रखा जाए, ये उनका हाल था। कभी टाइगर मार दिए, कभी हाथियों को ये जो सारा जानवरों के खिलाफ इतना किया गया, ये उस दौर में बहुत हुआ। राजे महाराजे बदमाश इनके साथ होते थे, ये बिल्कुल हंटिंग करते थे, मौजें राइट करते थे। हैंड। हाँ, लेकिन ये भी कहना चाहिए कि अंग्रेज़ों का बाकी हिंदुस्तान में जो भी है, पंजाब के अंदर उनकी वो पंजाब उनके मंजूर नज़र थी। यहाँ पे उन्होंने खासी तरक्की की, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, हाँ जी, रेलवे लाइन्स लाई, तो यहाँ पे बहुत कनाल कॉलोनीज़ बनाई। ईस्ट पंजाब से जो ओवर पॉपुलेटेड इलाके थे, वहाँ से लोगों को लाके ज़मीनें दीं, यहाँ पे नौकरियाँ पैदा की, फ़ौज के अंदर 1 मिलियन पंजाबियों को दिया, तो पंजाबियों की मौज हुई सर है अंग्रेज़ लोकल के गवर्नमेंट दौरान। सिस्टम भी बनाया गया था उस दौर जी, में। जी, मेरी जी, फैमिली उनमें शामिल थी। जिस तरह से आजकल आप लोकल सिस्टम बनाते हैं ना, रूट जी। लेवल पे जो मैनेजमेंट के लिए, पंजाब में वो भी बनाया गया था हाँ, बिल्कुल बनाया गया था। ब्रिटिश की तरफ से। हाँ आप लोग ओरिजिनली वहाँ से हैं, लायलपुर से हैं? जी बिल्कुल, ओरिजिनली तो वहां पे ये सारा निजाम दिया गया था और उसमें शामिल किया गया था लोकल लोगों को। और जो जुडिशरी थी उस वो सख्त कहते थे। मेरे अपने जो वालिद और उनके मेरे चचा वो सख्ती रह चुके थे, और उनके जो फैसले होते थे, कत्ल के भी फैसले, वो कोर्ट में वो कबूल किए जाते थे। लोकल लेवल पे पावर दी गई थी पंजाब में, ये मुझे पता है। दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो जी ये मज़ीद डिटेल्स बताई जाती हैं, यानी अंग्रेज़ों ने पंजाब के अंदर लोगों को भी इंक्लूड किया, सारा कुछ किया, पावर दी सर तो इस हद तक। पावर दी, और उन लोगों को पावर दी जो पुराने निज़ाम में उनके पास नहीं थी। पुराने निज़ाम जी में तो ये जो चीफ चूफ थे, वही रखते थे, आम बंदे के पास पोजीशन नहीं थी। जी तो अंग्रेज़ों के दौर में क्या कहना चाहिए, शरीफ लोग जो हैं, उनके पास भी पावर आ गई, ठीक है? जी बिल्कुल। हाँ, सो पंजाब इज़ अ स्पेशल प्लेस अंडर द ब्रिटिश। द होल ऑफ इंडिया में उन्होंने लूट मार जो की है, वो एक और स्टोरी है। ये पंजाब की स्टोरी को ज़रा इसमें भी याद रखना चाहिए, ठीक है? सर इससे अगला सवाल ये निकलता है कि पंजाब तो एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। पंजाब में डेवलपमेंट भी हुई। पंजाब के लोगों को कुछ हद तक लाडला भी रखा गया, तकलीफों से दूर रखा गया। उसके बाद जो जब हमारा 47 का वाकया होता है, पार्टीशन होती है, तो जो जो मजालिम पंजाब में हुए, तो आप क्या समझते हैं शुरुआत कहाँ से हुई? और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जुल्म जो है पंजाब पे ही हुआ। तो वो उसका थोड़ा बहुत मुझे बैकग्राउंड बताएं कि ये इतना जो एक किस्म का आपका एक लाडला बच्चा है बाकी पूरे सगीर में से, उसके साथ ये जुल्म किसने स्टार्ट किया, क्या हुआ, वजह क्या बनी, क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स थे? ट्रिगरिंग फैक्टर्स थे। एक्सीलेंट, आई एम ग्लैड वी आर हैविंग दिस डिस्कशन। देखें, सबसे पहले कि जब 1940 में लाहौर में ये रेजोल्यूशन आया है, तो उसके एक हफ्ते बाद जो सिखों के लीडर थे, सिख नेशनलिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट सरदार सुंदर सिंह मजीठिया, उन्होंने कहा कि अगर ये मुसलमान हिंदुस्तान को अपना घर नहीं मानते और ये एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, तो पंजाब के उन इलाकों में जहाँ पे नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में हम कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने देंगे। सो दिस वाज ऑलरेडी 1 वीक आफ्टर द लाहौर रेजोल्यूशन। इसका भी जिक्र मैंने कभी नहीं देखा जो मैं पब्लिक में लेके आया हूँ, कि सारे हिंदुस्तान की पार्टीशन मुस्लिम लीग और जिन्ना ने करवाई।
पंजाब की फिर पार्टीशन इन रिस्पॉन्स सिखों ने डिमांड की, और उसके बाद बंगाल के अंदर हिंदू महासभा ने कहा कि अगर हिंदुस्तान पार्टीशन होता है मज़हब की बुनियाद पे और पंजाब होता है तो वाई नॉट बंगाल। ये इस तरह की लॉजिक है, ठीक है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब होता क्या है कि 1857 के बाद जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसके अंदर उन्होंने बंगालियों को और बिहारियों को, जिन्होंने उस ज़माने में बगावत की थी ना, उनको फाइटिंग यूनिट्स में रखा ही नहीं था। जी बिल्कुल। तो फाइटिंग यूनिट्स में पंजाबियों को तरजीह देते पंजाबियों को थे, रखा गया था ज़्यादा। ओके, और एक हद तक पख्तूनों को भी, ये दो को। पख्तूनों को। जी बिल्कुल सर। हाँ जी, मेनली पंजाबियों को। सिखों को ओवर रिप्रेजेंटेशन थी, फिर जी बिल्कुल। मुसलमानों को तो मेजॉरिटी में थे, वैसे भी पंजाब में 57% इनका सबसे बड़ा उसमें प्रेजेंस थी, हाँ जी, ब्रिटिश इंडियन जी आर्मी बिल्कुल। में। और अब मसला ये था कि जब लगा कि अब ये इलेक्शन 45 का हो गया है और मुसलमानों ने वोट दे दिया मुस्लिम लीग को, हिंदुओं ने वोट दे दिया कांग्रेस को टू कीप इंडिया यूनाइटेड। 45 का इलेक्शन इस बुनियाद पे हुआ कि कांग्रेस वांटेड टू कीप इंडिया यूनाइटेड, जी। मुस्लिम लीग वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड टू क्रिएट पाकिस्तान, और सिखों की जो पार्टीज थी, अकाली दल, पंथी, उन्होंने वोट लिया था कि हम कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये याद रखें। जी सो थ्री पोजीशंस, एक तो पोलराइजेशन हो गई कम्युनल, दूसरा है कि ये तीनों अकोमोडेट नहीं ना फिर हो सकते, बिल्कुल सर। ओके। अब जिन्ना साहब का क्या था कि किसी तरीके से वो पूरा पंजाब क्लेम करते थे। ये बड़ा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जिन्ना की रीजनिंग जो है वो कोई इतनी साउंड नहीं थी, इतना बड़ा लॉयर लूअर कहते हैं। भाई व्हेन यू आर्ग्यू के हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं, एक मुल्क में नहीं रह सकते, तो इसको तोड़ो हिंदुस्तान को और तो दो सिख मुल्क आपके बनाओ। साथ कैसे आए? नहीं, उसको छोड़े, ठीक है, ये मान लिया ना आपको जी बिल्कुल। कि ये दो कौमें हैं, जी लेकिन जब वो पंजाबियों उन्होंने का ये जब आर्ग्यूमेंट दिया कि ये दो कौमें हैं, इस पे। जी हाँ, लेकिन जब पंजाब की और बंगाल की डिमांड हुई पार्टीशन की, तो कहा कि कैसे कर रहे हैं, पंजाबी, हिंदू, मुस्लिम और सिख जो हैं वो तो एक पंजाबी कौम है, उनका कल्चर एक है, और बंगाली जो हैं हिंदू और मुसलमान वो भी एक कल्चर है। तो ये क्या लॉजिक है यार, है सर कि बिल्कुल पूरे सर। इंडिया की पार्टीशन तो मजहब की बुनियाद पे हो, लेकिन पूरा पंजाब मुझे दो और पूरा बंगाल मुझे दो। तो इसको फिर एंड सर कन्फ्रंट किया उन्होंने। रैकेट पे उनकी कि हमारा रहन सहन अलग है, हमारा लिबास अलग है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। नहीं, दिस इज ऑलरेडी 22 मार्च 1940 की जो तकरीर है, जिसको छुपा लिया लोगों ने। सिर्फ जी जी। मैंने पूरी तकरीर ही दे दी है, मैंने उसमें छोड़ा ही कुछ नहीं। उसमें ये सारी बातें हैं, और ये सारी बातें कोई ओरिजिनल नहीं है जिन्ना की। जिन्ना वॉज देयर एज द वकील। ये आर्ग्यूमेंट बेसिकली चौधरी रहमत अली की हैं, जी जी। उसको बोरो सर करके चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, हाँ सर नहीं, वो सर नहीं थे, ही वॉज नॉट अ सर। चौधरी रहमत अली को सर नहीं बुलाया, सर सैयद अहमद खान, सॉरी सर। और वो सर सैयद थे। चौधरी रहमत अली वॉज अ स्मॉल फ्राई, वो कोई बड़े, ही वॉज नॉट अ बिग कैरेक्टर। हाँ, तो खैर एनी हाउ, अब हुआ क्या कि फिर इन्होंने सिखों को कोशिश की कि आप हमारे साथ आ जाएं, लेकिन इन्होंने जब डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी है ना कलकत्ता में 16 अगस्त को, तो उसके बाद कलकत्ता के अंदर जो 10,000 लोग मारे गए हैं। हाँ जी, जिन्ना साहब की कॉल थी ना 16 अगस्त को कि आप डायरेक्ट एक्शन करें। तो वहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये डायरेक्ट एक्शन किसके खिलाफ आप कर रहे थे? अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ कर रहे थे तो कलकत्ता में अंग्रेज़ों की दुकानें, उनके ऑफिस, उनको तो किसी ने आग लगाई नहीं है। ये हिंदुओं पे अटैक किए फिर, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान तो 23% थे, तो फिर हिंदुओं ने जब रिएक्ट किया तो फिर मुसलमान बहुत मारे गए, बल्कि फैक्ट ये है कि ज़्यादा शायद मुसलमान मारे गए हैं। लेकिन शुरू मुस्लिम लीग ने, और सोरवर्दी वॉज देन चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल जब ये सारा कुछ हुआ था। चीफ मिनिस्टर ने उस दिन छुट्टी दे थी ताकि मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन हो जाए। उसके बाद वो जो है चल सो चल, ये कम्युनल राइट्स शुरू हो गए, नोआखली में चले गए, वहाँ पे
कई सौ, कई पता नहीं हज़ार हिंदू मार दिए। महात्मा गांधी ने जाके फिर वहाँ पे अमन की बात की, उन पे ये गंदगी फेंकी गई और सारा कुछ, बट द मेरे पुअर ख्याल में मैन वो 2 दिन बैठे भी, कुछ दिन बैठे भी रहे वहां पर। बैठे भी रहे। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर बिहार के अंदर बदला लिया गया मुसलमानों से, 5 से 7 हज़ार मुसलमान मारे इन्होंने। ये जो मारवाड़ी है ना, जो माल वाले थे कलकत्ता में, जिनकी दुकानें चलाई गई थी, जी सर। उन्होंने बिहारियों को भेजा कि अब इन मुसलमानों को बिहार में मारो। मैंने वो सारी चीज़ें दी हैं। जी डंडी नहीं ना बिल्कुल। कहीं मारी, कहीं डंडी नहीं मारी। जी और वहाँ पे फिर जवाहरलाल नेहरू, जो उस ज़माने में इंटरिम गवर्नमेंट के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा मैं बम्बार्डमेंट करूँगा अनलेस यू स्टॉप इट। तो उन्होंने ये रुकवाया। ये नेहरू ने रुकवाई है, जो सर, कत्लेआम नेहरू और मुसलमानों का हुआ गांधी था। साहब का जो आपने बताया कि उनका हर कैरेक्टर जगह जाके मौजूद है किया, हर जगह जाके रोकने में। उन्होंने किया। जिन्ना साहब कभी कहीं नहीं गए, कभी और नहीं गए। ऐसे ऐलान, नेवर, ही नेवर एवर विजिटेड अंटिल द 6th ऑफ नवंबर 1947। वो भी मियाँ इफ्तिखारुद्दीन जो हैं वो लेके गए थे, इन्हें मजबूर सर करके, वो वरना तो ये रेफ्यूजी जा ही नहीं सकते। कैंपस में वो लेकर गए थे, वो हाँ, जो हाँ जी, सारे हाँ जी, जो। वो वॉल्टन वॉल्टन रेफ्यूजी कैंप में, जहाँ पे हाँ जी, लाखों कैंप्स में। मुसलमान आए हुए थे। ये भी मियाँ इफ्तिखारुद्दीन का सेहरा है कि उन्होंने इनको मना लिया कि चलो ठीक है। बाद में मियाँ साहब का सत्यानाश पाकिस्तान में किया गया। जिस बंदे ने इंसानियत की बात की, उसका बुरा हाल हुआ पाकिस्तान में। आज तक सर। आज तक यही हो रहा है। तो हुआ क्या कि इसके बाद ये जो है ना, बॉम्बे के अंदर झगड़ा हुआ, जहाँ पे वो भिंडी बाजार मुसलमानों का था, बाकी हो, तो वो वहाँ पे ज़्यादा मुसलमान मारे गए। इसके बाद ये दिसंबर 1946 में हज़ारा डिस्ट्रिक्ट जो है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पे हिंदुओं और सिखों को बड़ी तादाद में मारा गया। और वो भाग के फिर रावलपिंडी आ गए, कुछ अमृतसर आ गए, कुछ पटियाला पटोला चले गए, और वहाँ जाके उन्होंने बताया हमारे साथ क्या हुआ है। जनवरी में जब यहाँ पे हुकूमत एक थी पंजाब में, बाय द वे, सर खिजर टिवाना जो थे, आफ्टर सिकंदर डाइड ऑन 27 December 1942, the next man who became president of the Punjab Unionist Party was सर खिजर हयात टिवाना। बहुत बड़े जी। लैंडलॉर्ड थे, लेकिन जी। इंतहाई शरीफ इंसान भी थे। हाँ जी। तो उनकी हुकूमत बनी हुई थी, लेकिन मुस्लिम लीग का फिर जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन पंजाब में करवाया, और फिर वहाँ से बलवे शुरू हो गए। मार्च में फिर सबसे पहले लाहौर में ये हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज के सामने जो वो है ना, आजकल उसे कहा जाता है नासिर बाग, हमारे ज़माने में उसे कहते थे महल गोल बाग या कुछ। हाँ, वहाँ पे हुआ हमला, और हिंदू सिख स्टूडेंट मार दिए इन्होंने। 4 के दोपहर तक लाहौर के अंदर चाकू छुरी ये वो चल रहा था आम। शाम को 4 तारीख को ये अमृतसर में शुरू हो गया, 5 को मुल्तान में हो गया। वन साइडेडली कई हिंदू मार दिए वहाँ पे। और 5 को ये क्या कहते हैं, रावलपिंडी में हुआ। 6 की शाम को फिर ये आज तक के हज़ारों की तादाद में ये जो है ना लोग शहर छोड़ के, तो सिखों के जो गांव थे उनको घेरा में डाल दिया, और 6 की शाम से लेके 13 की सुबह तक फिर उन्होंने गाजर मूली की तरह सिखों को मारा है। सर वो मैं सारी एक डिटे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जी, मेरे दादा, मेरी दादी और मेरी नानी अम्मा, उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा, उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा जी, कि खवातीन रोती बिलखती अपने बच्चों को लेके यहाँ जाती, यहाँ पे मारा जाता था, हमने कईयों को पनाह दी, कईयों को बचाया, कोशिश की, लेकिन औरतें जो थी सिखों की, वो हमारे कुएं भर गए थे, उन्होंने इतनी छलांगे, क्योंकि मर्द मुसलमान उनका रेप करते थे। दैट्स और वो राइट, इतनी दैट्स राइट। दर्दनाक कहानियां सुनाते हैं, और वो बिल्कुल, बताते हैं कि हम तो बहन भाइयों की तरह रहते थे। आप यकीन मानिए सर, वो कहते थे बिल्कुल, हमें बिल्कुल, हमें तो बिल्कुल। इस सारे फसाद से पहले हमने तो सोचा भी कभी नहीं था कि ये जो हमारे पड़ोसी हैं या हमारे में कोई। और ये ऐसे ही एक था। आखिरी बात कि मैंने मेरे एक बुजुर्ग से पूछा कि बाबा जी, पहले ये वाले मुसलमान अच्छे हैं या पहले वाले मुसलमान अच्छे थे, ये जो पार्टीशन से पहले। तो उन्होंने कहा कि ये ना आज के अच्छे हैं ना पहले के। कहते हैं पहले वाले आज के मुसलमान से पार्टीशन के पहले वाले हिंदू और सिख अच्छे थे।
वो लॉयल लोग थे, वो ईमानदार थे, ये बेईमान है, ये झूठे हैं, और उनकी उम्र थी 97 साल। वाह जी वाह! क्या नाम था उनका यार, नाम बताओ? सर मेरे बुजुर्ग लगते हैं, उनका नाम गुलाम अली था। गुलाम अली साहब। तो हम्म। आप देखें ये बुजुर्ग सच बोलते थे। यही मैंने अपनी किताब में शो किया है कि लोगों के जब उनको प्राइवेटली पूछा जाए तो सब ने सच बताया है कि सबने सच बताया। हमारे हिंदू टीचर जो हैं वो शाम को आ जाते थे वो, और फ्री हमें पढ़ाते थे। हाँ, और मेरे ये दादा अबू पंडित, के पास वो कहते हैं हमारी सारी अमानतें रखवाते थे। हिंदू दैट्स थे। राइट। मेरी नानी अम्मा कहती है हमारी सहेलियां थी, हम मिल के खेलते थे, मिल के मनते मांगते थे। हम तो जाके दीवार वो दरख्तों पे, हम मुसलमानों और उसमें कोई, वो कहते हैं हमें फर्क नहीं था, कोई यही हमने मैंने लिखा, फर्क नहीं था। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। और लिहाजा आई एम सो ग्लैड कि आप जैसे लोग अब हैं जो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात अब रुक नहीं ना सकती, ये पब्लिक में आ गई है। मेरी किताबों ने वो सारा जो झूठ था उसको एक्सपोज कर दिया है। नाउ इट्स ए मैंने भी पब्लिक, सर हमेशा अपने पब्लिक। बुजुर्गों से, हमेशा पार्टीशन की मेरे भी एक किस्म की वो एक क्विस्ट रही, मैंने हमेशा उनसे सवाल किया कि वो वक्त कैसा था, क्या था, बिल्कुल क्या बिल्कुल हुआ। सही। तो उस वजह से बहरहाल। मुझे ऐस मेरे एक, जब मार्च के राइट्स हुए हैं ना जी रावलपिंडी जी। में, तो एक हिंदू लड़की ब्राह्मणों की, वो किसी तरीके से मेरी वालदा को जानती थी, वो आ गई लाहौर। और उसने वो क्योंकि घबराई हुई थी, तो फिर मेरे वालिद साहब ने और वालदा ने उन्हें, वो प्रीत नगर थी एक जो बनाई गई थी लेफ्टिस्ट लोगों के लिए, जो ये फैज साहब भी वहाँ जाते थे, कृष्ण चंद्र, साहिर लुधियानवी, ये सारों वहाँ पे जाके स्पेंड करते थे बिटवीन अमृतसर एंड लाहौर। तो वो छोड़ के भी आए थे। तो बिल्कुल आपकी बात, ये हमारी तरफ से मार्च में इन्होंने शुरू किया है, लेकिन आखिर में जब ये खबरें वहाँ पहुँची कि इन्होंने हिंदुओं और सिखों के साथ क्या किया, तो वहाँ फिर बदला लिया गया। जी, और वहां उस से भी बदले बहुत लोग लुट के आए हैं, वो भी कहानियां सुनाई जाती हैं। बहुत मारे हैं मुसलमान वहाँ पे फिर उन्होंने। सर तो ये ये बार है बार पूरी बताती है बैकग्राउंड। मेरे जो मेरे बुजुर्ग थे कि यहाँ के कुएं भर गए थे सिख औरतों की लाशों से, वो डर के मारे। तो वो कहते कई कुएं भर गए थे औरतों के, वो जो छलांग आई लगा नो, देती थी कुओं में। आई नो, ये इस पे तो फिल्म भी बनी है, यू शुड सी इट। वो खामोश पानी देखी है? जी मैंने देखी है, लेकिन उससे पहले मैं बुजुर्गों से बचपन से ये सुनती चली आई हूँ। और एग्जैक्टली बस ये सोचती एग्जैक्टली। हूँ कि ये क्या कियामत थी, जो एक ये इंसान के एक आइडिया से हजारों लाखों इंसान जो है उन्होंने मारे क्या गए क्या हैं। जुल्म ना और सहे। ये जिन्ना साहब वही हैं जो जब ये गवर्नर जनरल बन गए तो फिर घुटनों पे आ गए और कहा नेहरू को कि मेरा घर ना बॉम्बे वाला हाँ लो, जी, वो ये मेरी रेंट प्रॉपर्टी भेजते रहने रहे। दो। हाँ हाँ। कश्मीर वाले ये बागात भी, वो भी उनका भी हाँ, फंड भेजते। ये तो हाल है कि लोगों को लुटवा दिया, बरवा दिया, और अपने प्रॉपर्टी के लिए उसी बंदे को अपील की जिसको वो गालियां देते रहे कि ये क्या है, यूं है, यूं है। तो ये कोई, क्या कहें इसके ऊपर। कुछ नहीं सर। सर मुझे ये बताएं कि ये मुल्क जो बना, कायदे आजम ने बनाया, उन्होंने कहा कि एक जमहूरी मुल्क होगा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो आपके ख्याल में क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो कभी भी स्टेबल नहीं रही? क्या इसके पीछे क्या रीजंस हैं? सबसे बड़ी बात है कि जिन्ना साहब जब खुद गवर्नर जनरल थे तो जमहूरियत का सत्यानाश तो उन्होंने किया। उन्होंने खुद शुरुआत की थी। बाई ही बिकेम गवर्नर जनरल, और गवर्नर जी जनरल की सिर्फ वो होती है एक टिटुलर पोजीशन, यानी सरमोनियल। जी ही बिल्कुल। बिकेम द रियल। उन्होंने जो फैसले किया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की हुकूमत को डिसमिस किया, सिंध की हुकूमत को डिसमिस किया, बंगाल में जाके कहा उर्दू विल बी द सोल लैंग्वेज ऑफ इन पाकिस्तान। इंग्लिश लैंग्वेज ही सेड, हाँ, ही सेड इट इन हमारी इंग्लिश। जबान उर्दू होगी। दैट्स द अल्टीमेट आयरनी, इजंट इट, कि ये आप उर्दू को इम्पोज कर रहे हैं अंग्रेजी जुबान के अंदर। अंग्रेजी बोल के। हाँ, तो ये तो सारी बैकग्राउंड है। तो जिन्ना साहब कैसी डेमोक्रेसी चाहते थे भाई, मुझे बताओ। तो उनकी इसका अपनी मतलब तो जिंदगी, सर ये है कि उनकी मुस्तकबिल अपनी में भी जिंद कोई डेमोक्रेसी का या फिर कोई कोई नहीं, ही जमहूरियत का वाज उम्मीद नॉट। ना रखी जाए। नहीं, उम्मीद रखना तो अच्छी बात है ना, क्योंकि उसके बगैर तो फिर व्हाई आर वी डूइंग दिस प्रोग्राम, बिकॉज वी वांट टू चेंज थिंग्स। ठीक है ना? हम कोई वो तो नहीं है जो कि एक वो तकदीर को मान ले।
हम सर तकदीर तो बीमारी की हम तशखीस जब तब होती है ना कि अगर मुझे बीमारी कोई और है और मेरा इलाज कोई और किया जा रहा है, तो दैट्स मेरी राइट। बीमारी तो ठीक नहीं होगी। जब आप तो जैसे उसका लोग जब हमें सच बताएंगे, हमें बीमारी का पता चलेगा, तो तब्दीली तो वहां से आएगी ना, कि अब हमें पता चलेगा एब्सोल्युटली कि बुनियाद गलत जरूर थी लेकिन अब कुछ बदल सकते हैं। जी, उसकी मैं आर्गुमेंट देता हूँ कि आप देखें यूरोप के अंदर भी कई जो सौ स्टेट्स, साल हाँ, वो क्रिश्चियन स्टेट्स बनी रही और बिल्कुल माइनॉरिटीज़ का बुरा हाल हुआ है। लेकिन बिल्कुल 45 के बाद उन्होंने बिल्कुल मज़हब को एक प्राइवेट कर दिया। हाँ जी, सर, और उनमें लोगों भी आप को जैसे लोगों का हाथ था, राइटर्स का हाथ था। इनलाइटमेंट वही कैसे वही आई? लोगों ऐसे ने इसी ऐसे तरह से, ऐसे ही लोगों यकीनन ने उम्मीद बातें की, जेलें काटी, औरतों को वो क्या कहते हैं, जिंदा जला दिया जाता था हाँ, हाँ, बिल्कुल। और बाद में कि ये वोट जादू लेने के करती हैं। उनको वोट लेने के लिए वो पुलिस से डंडे पड़ते थे, तब उन्हें राइट जी टू सर। वोट मिला है। तो जो वेस्ट की डेमोक्रेसी है, ये अवाम की तरफ से आई है, ठीक है? जी बिल्कुल सर। सर हाँ, एक सवाल आपसे मेरा ये था कि आपने यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी और एफसी कॉलेज में भी आपने पढ़ाया है कुछ जी। अरसा, आपका नहीं, एक्सपीरियंस रहा है? मैंने एफसी कॉलेज में मैंने पढ़ा है और पंजाब पढ़ा है? यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, अच्छा पढ़ाया पंजाब। नहीं है। अच्छा सर, पढ़ाया मैंने पंजाब गॉर्डन यूनिवर्सिटी में कॉलेज, आपने पढ़ाया है सर? नहीं, नहीं, गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी में 1.5 साल पढ़ाया अच्छा सर, फिर आपका तजुर्बा कैसा रहा? है। गॉर्डन कॉलेज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आपने कैसा पाया और निसाब नहीं, तालीम को? अच्छा, देखिए मेरे 2 फ़ेज़ हैं ना पाकिस्तान में पढ़ाने के। इसके बाद जब मैं रिटायर हो गया तो फिर मैं आके मैंने 2 साल लम्स में पढ़ाया है, अच्छा 2013 से 15 तक, और 2015 से लेके 2019 तक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में। तो मेरे 2 ठीक है। हैं फ़ेज़ पढ़ाने के। एक फ़ेज़ है 72 फरवरी से लेके जून 73 तक गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी। उसके तब आप, बाद हाँ जी। जब मैंने एमए किया था, उसके बाद, हाँ, तो फिर मैं चला गया स्वीडन, 50 साल मैं वहाँ ही रहा। उस दौरान जब मैं यहाँ के आके पढ़ाता था सर्दियों में, तो मेरे 2 एक्सपीरियंस हैं। बात ये है कि स्टूडेंट सारी दुनिया में तकरीबन जिनको खाने-पीने को सही मिले ना, वो एक ही जैसी अकल रखते हैं। बाद में होता है कि उनको क्या चीज़ आप पढ़ाते हैं, उनको क्या चीज़ आप सिखाते हैं। तो मैंने देखा कि कम से कम जो हमारे ये जीसीयू में और ये टीचर जो हैं बेचारे नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन वो एक दफ़ा नोट ज़िंदगी में बनाए, वही आके तो हर साल क्लास को पढ़ा देते हैं और सवाल-जवाब का वहाँ पे कोई रिवाज ही नहीं है। आई विल गिव यू वन एग्ज़ाम्पल, अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए लेकिन आई विल गिव यू वन एग्ज़ाम्पल। श्योर सर। 2016 में मेरे ख़्याल से जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स की क्लास पढ़ाई तो मेरी सालगिरह का उनको पता लग गया। मेरी सालगिरह 24 फरवरी को होती है। 24 फरवरी सर मेरा ही जी। मंथ है, 5 फरवरी मेरा डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। चलें, दैट्स गुड, देयर इज़ अनदर कनेक्शन। तो स्टूडेंट्स ने वो एक सरप्राइज़ केक लेके तो वहाँ पे वो चाय-चूय कर दी, वेरी स्वीट ऑफ देम। तो ख़ैर मैंने फिर सबको शुक्रिया किया, तो उनका जो रेप था ना लड़का, सरदार अहमद शाह मेरा लड़के का नाम था, मुझे नाम भी याद है, उसने लिखा कि फॉर 4 इयर्स वी हैव बीन एट द यूनिवर्सिटी, इट इज़ नाउ वी नो व्हाई वी आर हियर। तो दैट्स द थिंग। ये आई थिंक इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट। उसने कहा फॉर 4 इयर्स वी हैव बीन एट द यूनिवर्सिटी, इट इज़ नाउ वी नो व्हाई वी आर हियर। एक्सीलेंट सर, ये इससे बड़ा तो कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं हो सकता। इससे बेहतर कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं है। तो ये नहीं है कि पाकिस्तानियों को समझ नहीं है, अक्ल नहीं है, उन्हें बात समझाएँ तो एकदम समझ आ जाती है। लेकिन लेकिन अगर सर उनको आप, निसाब तालीम पे आप क्या कहेंगे जो सिलेबस पढ़ाया जाता है? वो तो नॉनसेंस है, सब झूठ है, मैंने बताया ख़ास तौर पे सोशल साइंसेज़ का, और नेचुरल साइंसेज़ का तो बुरा हाल है। मुझे याद है एक ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेज के जो फ़िज़िक्स के टीचर्स हैं, उनके साथ वो नीला गुम्बद लाहौर में पुराने, हम तो लाहौर के रहने वाले हैं, वहाँ पे किच्चड़ छोले, चिक्कड़ खोले छोले मिलते हैं, तो वो हम चले गए खाने। हाँ जी। अच्छा। तो मैंने कहा यार अब ये सारे यंग स्कॉलर्स बैठे हैं, ये फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं, इनसे बात क्या करूँ मैं? तो मैंने कहा यार देखो ये जो दुनिया बदली थी ना, जो आज की दुनिया बनी है, ये तो फ़िज़िसिस्ट जो थे उन्होंने बदली है। इट स्टार्टेड विथ कोपर्निकस, देन केम गैलीलियो, देन केम न्यूटन। उन्होंने सारा ये क्रिएशन थ्योरी और के
दुनिया के इर्द-गिर्द सारा निज़ाम चलता है, उसको ख़त्म करके ग्रेविटी एंड बिल्कुल हाँ, एवरीथिंग। हाँ, हाँ। जी। तो आप क्या पढ़ाते हैं? उन्होंने कहा देखें जी हमें कहा गया है कि आप ये सारा कुछ पढ़ाएँ मगर कहें ये है थियरी। लेकिन फैक्ट हमारे जो है वो हमारे ईमान के मुताबिक ये क्रिएशन हुआ था, जोड़े बनाए गए थे, ये था वो। अब वो क्या करें? सो द थिंग सर, इज़ सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई स्वेयर मेरे बच्चों को सेम यही पढ़ाया गया है। एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ा के टीचर कहते हैं कि ये सिर्फ किताब में लिखा हुआ है, इस पे यकीन नहीं करना। तो फिर तो पाकिस्तान में कहाँ से तरक्की होगी? जहाँ पे इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है, वहाँ पे रिसर्च भी नहीं हो सकती। मुझे लोगों ने पूछा, ये इंडियंस ने पूछा कि सुरैया जी के पाकिस्तान में जिन्ना साहब पे पीएचडी पे बैन है। मैंने उसकी इंक्वायरी कराई। ये वो है हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए, मेरे एक प्रोफ़ेसर दोस्त हैं, उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं है। पीएचडी तो कई 100 हुई हुई हैं और कराई हुई हैं लोगों ने, बट जी, जी। एक भी सेंटेंस आप क्रिटिकल नहीं ये लिख सकते जिन्ना एग्ज़ैक्टली साहब सर, के मुतालिक। तो मेरी नाउ भी व्हाट ये इज़ दैट? रिसर्च है कि आप तो उनके खिलाफ कोई बात नहीं लिख सकते। तो दैट इज़ कॉल्ड हेगियोग्राफी। हेगियोग्राफी क्या होता है? हेगियोग्राफी मीन्स कि किसी बंदे को अपना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अपना बाबा फरीद शक्कर, गौसुल आज़म, जी। दाता साहब की तारीफ में कुछ भी लिख दें। तो ये जिन्ना एग्ज़ैक्टली साहब सर, को इन्होंने बिल्कुल यही बात, ये यही। ये इस तरह ही जिन्ना साहब पे इन्होंने रिसर्च कराई है, तो ये ज़ीरो रिसर्च है। इनकी उनके बात कोई ऊपर नहीं सर सुनता। क्रिटिसिज़्म अलाउड नहीं है, आपकी पीएचडी की थीसिस में भी। तो फिर वो कौन-सी पीएचडी है जिसमें ये अलाउड नहीं है यार? दैट इज़ नो पीएचडी, दैट इज़ प्रोपेगेंडा, दैट्स नॉट पीएचडी, दैट्स नॉट सर, एक पीएचडी। और मुझे बुनियादी इख्तिलाफ है इस निज़ाम तालीम से, मैं आपसे भी ज़रूर, आप एक उस्ताद हैं और कुछ अरसा हुँ, 5 से 7 साल मैंने भी टीचिंग की है। मैं अपने हुँ, बच्चे भी पढ़ा रही हूँ, तो मुझे सबसे बड़ा इख्तिलाफ ये है और मैं अक्सर बात भी करती रहती हूँ कि हमारे बच्चों को मुतालिया पाकिस्तान ना पढ़ाया जाए, उनको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाए, क्योंकि मुतालिया जी, पाकिस्तान के पढ़े हुए जो दिमाग हैं, आप यकीन मानें, वो हर दूसरे मसलक, मज़हब, सोच, हर दूसरे फ़िरके से वो नफ़रत करते हैं। तो बेशक। ये मेरा, आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है सर? नहीं, नहीं, आप अगर मेरी कभी वीडियोज़ देखती रही हैं, तो मेरा रोना तो बिल्कुल है देखती ये। रही हूँ सर। हाँ, मेरा तो स्यापा ही ये है कि यार आप क्या कर रहे हैं? आप वो क्या कहते हैं, कुएँ के मेंढक से भी ब बदतर हैं। आप कभी बाहर आके दुनिया तो देखें क्या बनी हुई है। हाँ जी। देखें सर, मुझे यूरोप एक की और हाँ, सवाल करना था कि जी, जी। आपकी इतनी ज़्यादा रिसर्च है, आपने पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद, ख़वातीन के हवाले से अगर आप मुझे थोड़ा बहुत अगर गाइड करें या मुझे अपना तज़किया दें कि पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद आपने क्या चेंज देखा इंडिया में और पाकिस्तान में ख़वातीन के मामले में? उनसे बड़ा उनसे अच्छा सवाल। रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, बांग्लादेश को भी साथ आप शामिल कर लें क्योंकि एक वक़्त में तो वो भी पाकिस्तान का हिस्सा था। जी, बांग्लादेश की तो फिगर्स हमने पढ़ी है ना मैंने कि वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हवाले से मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान से भी कहते हैं बेहतर है। जी, उनको कर्ज़ाजात दिए गए हैं कारोबार हाँ, करने के लिए। उनको हाँ, उनको नौकरियाँ दी गई हैं। तो जब एक घर में 2 इनकम्स आती हैं, तो जो मियाँ जो होता है ना, वो भी एग्री कर जाता है कि बच्चों की लाइन नहीं लगानी, इनको रोको वरना ये कम से कम 9 महीने के लिए तो गई, तो हमारी वो इनकम चली जाएगी, ठीक है ना? तो उससे क्या हुआ है कि बांग्लादेश का रेट ऑफ ग्रोथ बड़ा नीचे आ गया। एक ज़माने में जब पाकिस्तान टूटा था, तो वहाँ पे अ अ, हमारे इलाके से ज़्यादा पॉपुलेशन थी। 2% ज़्यादा थी पॉपुलेशन। नहीं, नहीं 5% नहीं देखें इससे भी ज़्यादा थी, ज़्यादा अच्छा, थी। अच्छा। 55% थे वो बंगाली। ओके, ओके, हाँ, ओके। 5%। 55% थे। वो अब 176 मिलियन पे आ गए हैं। हम 240 मिलियन पे आ गए हैं, तो टेल मी वेयर इज़ तो बच्चे तो औरतें पैदा करती हैं ना, मर्द तो नहीं पैदा ओह! करते। अमेज़िंग। तो वो आई ओपनिंग कहाँ सर। कहाँ पे औरत को मजबूर किया जाता है कि आप बस एक ही लाइन लगाते जाओ? पाकिस्तान है, और ओके? सर, इंडिया और पाकिस्तान में आपने ख़वातीन में बाकी क्या हाँ, देखा? इंडिया में तो मैं क्योंकि पौने 3 महीने उनका मेहमान रह के आया हूँ, हर किस्म के लोगों को मिला हूँ। आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड। अब ये आगे से आगे चलें तो लड़कियाँ आम आपको मिल जाएँगी, मोटरसाइकिलों पे, साइकिलों पे दुकानें खोली हुई हैं और
और जैसे-जैसे आप इंडिया में महाराष्ट्र जाएँ मसलन, जो ज़्यादा पढ़े लिखे इलाके हैं, आप ईस्ट पंजाब में चले जाएँ कहीं, हाँ जी, और वहाँ पे औरतें कदरे बहुत आज़ाद हैं। मैंने इंडिपेंडेंट है। रात के 1 बजे तक यंग लड़कियों को अपना काम कहीं कहीं ख़त्म करते घर जाते हुए देखा है, और रोड तकरीबन सुनसान ही था। ये मैं बात कर रहा हूँ व्हाइल आई वाज़ इन महाराष्ट्र, यानी शायद पुणे जी। की बात है या न नासिक की बात है। हाँ, नासिक नासिक की बात है। आई डोंट रिमेंबर। तो मैं तो दंग रह गया ये देख के कि हर किस्म की औरत वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बुर्के वाली भी नज़र आती हैं, हिजाब वाली भी नज़र आती हैं, और वो जिन्होंने स्कर्ट्स पहनी निक्कर हुई है पहन या अपनी मर्जी का निक्कर, लिबास। स्कर्ट्स पहनी, अपनी मर्ज़ी है यार, जो मर्ज़ी आप चाहें। सर आपने वहाँ इट्स पे नॉट अ मुसलमानों की खवातीन की क्या कंडीशन नोट की? क्या मुख्तलिफ था पाकिस्तान से या फिर वहाँ पे भी यही हालात है? देखें, जो मुझे इत्तेफ़ाक से लोग मिले वो तो अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, और मुझे 2-3 मुलाकात मैंने सिर्फ़ मुसलमानों से रखी। उनमें से एक लड़की साइकोलॉजी पे वो डॉक्टरेट कर रही थी, चाइल्ड साइकोलॉजी पे। 2 लड़कियाँ इंजीनियर थीं। तो ये वो मुसलमान हैं जो ऑर्थोडॉक्स मुसलमान हैं, बाय द वे, जो ओके। अपना नमाज़-नमूज़ वाला भी काम करते हैं ना। हाँ, लेकिन जो मॉडर्न मुसलमान हैं उनको आप छोड़ दें, जो कि वो तो ठीक है। जी, मैं भी लेकिन उन्हीं की ऑर्थोडॉक्स की बात कर रही हूँ। क्या वो क्या हाँ, बच्चियों के साथ नहीं, उनका क्या रवैया है या हाँ, खवातीन के साथ? लेकिन जहाँ पे मौलवियों का होल्ड हो जाएगा ना, मतलब यूपी में हुँ, या हुँ। कहीं और, वहाँ पे लड़कियों को वही कि इनको पर्दे में जो रखो। पाकिस्तान में हो रहा है। मसलन कि एक मौलवी को मैंने बयान देखा उसके ऊपर, वीडियो के ऊपर, कि ये कैटरीना कैफ जो है वो मुसलमान है ना वैसे, ये जैसे कपड़े बाप पहनती है उनका तो मुसलमान है सर सिर्फ़। अब वही कि जैसे ये कपड़े पहनती है और जो इसने शादी की है ये तो जन्नत में जाएगी। और मैंने कहा ये मौलवी उसके कपड़े देख के क्यों देखता है इसको, कैटरीना कैफ पे क्या इसकी नज़र है, व्हाई इज़ ही सो कंसर्न्ड? तो ये मौलवियों का एक ही है कि औरतें इनके काबू में रहें, और कहीं मज़ीद नज़र लेट ना मी आए। टॉक। हाँ, हाँ, ये नज़र ना आए। एग्ज़िस्ट वो तो बस सिर्फ़ घर के अलावा कहीं उनको नज़र ना आए कि कहीं उनका नहीं, दिमाग में कोई जी, जी, फ़तूर ना आ जाए, बस वो कहीं नज़र ना आए। नज़र ना ना आए। उनके हाथ, ना उनकी शक्ल क्योंकि उससे उनका दिमाग हाँ, ख़राब होता है, इंसान रिवॉर्ड नहीं ना होता। मैंने पाकिस्तान में भी पहले तो कमरे पर पर्दा होता ही नहीं था। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका नाम नहीं लेते लेकिन बट दिस इज़ हर नेम। वो गवर्नमेंट कॉलेज में आके तो बुर्का उतार देती, स्मार्ट लुकिंग गर्ल, ये वो, गाती भी बड़ा अच्छा थी। तो मैंने उसे कहा कि भई मैंने देखा है जब तुम गवर्नमेंट कॉलेज पहुँचती हो तो पूरा बुर्का होता है, तो यहाँ आके तुम उतार देती हो, तो ये क्या ड्रामा है? उसने कहा सर मैं क्या बताऊँ, अगर अपने मोहल्ले से मैं बुर्का ना पहन के निकलूँ, तो एक तो मोहल्ले में जो मेरे खिलाफ वो सीटियाँ लगाएँगे, और फिर मेरे अपने कज़न मुझे छुरी मार देंगे। लेकिन जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज आती हूँ तो यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं तो मैं उतार देती हूँ, यहाँ मुझे कोई तंग नहीं करता। सर मैं जिस तो अब इलाके ये से क्या ताल्लुक़ किया जाए? रखती हूँ, हाँ पंजाब जी, से, मैं जिस इलाके से झंग और फैसलाबाद वाले इलाके के बीच में मेरे 8-10 गाँव हैं, फैमिली जो सारे रिश्तेदार या फिर मेरे हम जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे यहाँ हम लोग पहले सिखिज़्म से या उससे मुसलमान तो हमारे यहाँ बुर्के को बड़ा मायूब समझा जाता है। आज तक चादर हमारा रिवाज है, चादर, लेकिन चादर, हाँ। बुर्का हमारे यहाँ कोई औरत नहीं पहनती। ये और शहरी इलाकों का रिवाज है, बुर्का ये शहरी, शहर की है। हमारी किसी बुज़ुर्ग ने कभी किसी औरत ने कभी वो यही कहते हैं ये जो मौलवियानियां आ गई है शहर की अभी भी कोई कोई बुरके का रिवाज मैंने किसी गांव में नहीं देखा। ये मेरी बुरका जो है मुझे नहीं पता कि कहाँ से आया और शहरों में कहाँ मैंने कैसे अप पहुंचा। मैंने अपनी दादी को कभी बुर्के में नहीं देखा, वो चादर ही बिल्कुल सर होती थी, सेम सेम चादर ही इज विद होती मी। थी। ये बुर्का एक्चुअली ये मिडल क्लास का एक है, वो सिंबल बन चुका हुआ है लोअर मिडल क्लास का। सर ये तो जब हम शहरों में ही सिर्फ क्यों? ये शहरों में, क्योंकि शहरों के अंदर मिडल क्लास फ्रस्ट्रेटेड होती है, तो फ्रस्ट्रेटेड लोग जो हैं उनके पास टाइम और कुछ नहीं होता, तो लड़कियां देखने का ही शौक होता है ना, तो या उसको सर फिर तबलीगी जमात बहुत पहुंचती है या मौलवी वही वही गांव में तो अब भी सर रात को रोटी लेने आता है मौलवी से ज्यादा औकात नहीं देते मौलवी को। मैंने खुद अपने हाथों से लाहौर में रहते हुए मौलवी साहब को कई दफ़ा जाके जुमेरात को खाना दिया है।
सर तो हमारे ये यहाँ लाहौर ज्यादा में गांव देहातों में मौलवियों को इतना नहीं सर पे चढ़ाया जाता, नहीं जो नहीं शहरों में हमारे होता है। हमारे जमाने में भी नहीं था, ये तो बाद में अफगान जिहाद के बाद इनको गन भी दे दी गई दौरे और पड़े। दौरे पड़े हैं, ये सब ये सारा बात तब से हुआ है, ये शुरू सर ऐसे वो हुआ। जो हमारा पूरा इलाका है ना पंजाब का, तो ये बरेलवी में कन्वर्ट हुए। बरेलवी का तो अब इन्होंने ये दहशत गर्दी वाला और ये तहरीक लबैक बनाया। बरेलवी वो फिरका था, ये हिंदुइज्म और सिखिज्म से निकला था। दरबारों पे जाना, मनते मानना, बुरका नहीं एग्जैक्टली करना, इनके सारे रिवाज वही थे। तो शायद उसकी वजह से भी हमारा ब्रॉटअप, हमें कभी नहीं बताया गया घरों में किस चीज पे आपने सख्ती करनी है नहीं करनी है, हमें बड़ा एक नॉर्मल माहौल मिला। बाकी जो मैंने फिरके देखे हैं वो बड़े कटर होते हैं, अपनी चीजों के बारे में बड़े कंसर्न होते हैं। तो अब अनफॉर्चुनेटली अब हमारे फिरके में भी जी तहरीक तालिबान वो लब्बैक आ गई है, और जगह जगह पे अब वो भाई, तमाशे हो ये रहे जो हैं। तो जो ये जो थोड़ी इन्हों बहुत थी वो खत्म हो गई। बरेलवियों की ये सारी जो तिलिस्म था वो टूट गया है। इन्होंने सबसे ज्यादा तो कत्ल इन्होंने किए हैं, सलमान तासीर का भी इन्होंने किया, सर शबाज वही बात भट्टी का बता भी रही हूँ, इन्होंने किया। तारीखी तौर पे हाँ नहीं, अब ये सारा सारा सिस्टम, अब चलो ये इस चलो, इनकी तहरीक बनाई गई। जी 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 जी, लेकिन याद रखना मुस्लिम लीग की सारी कैंपेन भी बरेलियों के जरिए हुई थी। तो ये, हाँ हाँ, ये बरेलवियों के जरिए हुई थी, क्योंकि जी। यहाँ पे तो देवबंदियों का कोई जोर ही नहीं था ना, अहले हदीस का। ये तो बरेलवियों के जरिए थे। बरेलवी जो है ना, ये क्वाइटिस्ट थे, इन्होंने कभी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं किया। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान बनने लगा तो इनको ही जिन्ना साहब ने इस्तेमाल किया, और अब भी सर मैं तो स्टेट इन्हीं अपने इस्तेमाल, इलाकों की अब भी। बात कर रही हूँ, उस इलाके की जिसमें ज्यादा कन्वर्जन जो हिंदू और सिखों से हुई थी। हमारे तो पूरे जो आसपास के गांव थे, ये जो पंजाब के हैं, जंग, फैसलाबाद, चनियोट, यहाँ पे ज्यादातर जो कन्वर्जन हुई थी ये मुसलमान, ये सारे हिंदुइज्म और सिखिज्म से हुई थी। मे भी उस वजह से भी उनके अंदर वो थोड़ी बहुत तब्दीली एक्चुअली थी। सारे जो हम हैं कन्वर्ट तो हिंदुओं से मुसलमान हो गए, कोई सिख हो गए, कोई फिर सिखों से मुसलमान हो गए, फिर कोई मुसलमानों से सिख हो गए। तो ये लोग तो एक ही हैं ना। बाहर से कौन किसी का आया, ये ऐवी बातें बनी हुई हैं ये सब। जी हु नोज। बिल्कुल हाँ ऐसे ही हाँ है। सर आखिर में, मैं सिर्फ आपका बहुत सारा वक्त ले लिया, मैं आपसे ये पूछना जरूर चाहूंगी कि आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की जो आजकल आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन पे नजर होगी, कि क्या वक्त जो आने वाला वक्त है उस पे कुछ स्टेबिलिटी होगी, कोई गवर्नमेंट आएगी, या कोई किसी किस्म की कोई रिफॉर्म आप देख रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा, या फिर मुल्ला की जो है वो गिरफ्त ज्यादा सख्त होगी? आपका क्या देखिए, ख्याल है इस बारे में? दो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक कोहेरेंट, यानी जिसके अंदर एक लगे कि भी एक ही बात हो रही है, वो नहीं है ना सिस्टम। नवाज शरीफ को अगर लाए हैं, उसके केस से आज़ाद कर दिया, क्या मतलब है कि दे वांट हिम टू बी द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने आने से पहले जो बयान दिया कि ट्रेड रूट हमारा बांग्लादेश से इंडिया से होते हुए चले तो यहाँ पे कितनी तरक्की हो, ये वो। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार पहली दफ़ा कोई अकल की बात बहुत सालों के बाद हो रही है। और साथ ही कक्कड़ साहब ने वो एक डोजियर तैयार करवा दिया कि इंडिया कितना जुल्म कर रहा है, ये है वो है। अब ऑन द वन हैंड, इफ नवाज शरीफ वांट्स गुड रिलेशंस, ऑलवेज देन सर, ऑलवेज। तो है, तो ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी डीप स्टेट स्टेट नहीं चाहती। वो नहीं चाह रही, तो फिर ये वहां ही रुक जाएगा जैसे ये हमेशा ही रुकता रहा है। बेनजीर ने एक दफा कोशिश की थी, दोस्ती की, तो उसकी छुट्टी हो गई थी। हाँ जी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। नवाज शरीफ ने वो सेम वो 1999 में वो लेकर आए थे मीनारे पाकिस्तान पे, तो वाजपेयी, उनके हाँ बाद उनकी भी छुट्टी हाँ, हो गई थी। तो उनके बाद उनकी छुट्टी हो गई थी। तो अब ये पाकिस्तान की, मैं इसलिए प्रिडिक्शन करने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो कहते हैं एक ज़माने में हम वो व्हेन वी वर यंगस्टर्स तो एवरीबॉडी वाज इन लव विद सम गर्ल। तो वो क्या होता था कि आप चले जाते थे, वहाँ पे होते थे प्रोफेसर समथिंग नाम था, बिस्मिल। तो उनको थोड़े से पैसे दें तो वो आपका हाथ दे के वही बता देते थे जो आपका दिल चाहता है। ठीक है ना। तो फिर 50% तो सच हर बात हो जाती है। इसी तरह अगर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान बेहतर हो जाए तो दैट इज़ पॉसिबल। अगर मैं कहूँगा कि ये तो डूब रहा है तो वो भी दुरुस्त है। इसलिए इट्स नॉट वर्थ स्पेकुलेटिंग। व्हाट वी कैन से इज, अलबत्ता यू एंड आई, कि ये चीज़ें अगर करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। वन, जी। normalize relations with India, no confrontation with India, no terrorism, export of terrorism to India,
0. जी। Normalize relations with Afghanistan. ओके। जी। ये आप करें। आप अपने इंटरनल जो है, पाकिस्तान की फौज मजबूत है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मैं बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन अगर मान लो कि ये बड़े इनसिक्योर हैं तो रख लो भी यहाँ। बट यू आर देयर टू डिफेंड पाकिस्तान अगेंस्ट एग्रेशन, नॉट टू रूल पाकिस्तान। सो ये डीप स्टेट को विदड्रॉ करना पड़ेगा, इलेक्शन जो हैं वो करने पड़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होने पड़ेंगे। जब तक ब्लेसफेमी लॉ होगी और ये बाकी लॉज होंगी, पाकिस्तान कैन नॉट बी अ डेमोक्रेसी। मैं सिर्फ इलेक्टोरल जो है प्रोसेस को डेमोक्रेसी नहीं मानता, मैं डेमोक्रेसी को अ स्टेट ऑफ माइंड भी मानता हूँ। और मैंने एक और बात की है जो आपसे भी कर देता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि 6 महीने के लिए सारे पाकिस्तान के अंदर एक ओपन डिबेट होना चाहिए, जहाँ पे हर किस्म के बंदे को बुलाया जाए, शिया, सुन्नी, अहमदी, कादियानी, whatever you want to call them, हिंदू, क्रिश्चियन, सबको बिठा दो एक दूसरे के सामने और कहो कि हम इंसान हैं, किस बुनियाद पे हम इस मुल्क में अमन से रह सकते हैं। क्या ईमान की बुनियाद पे मैं तुम्हें कत्ल कर सकता हूँ और तुम मुझे? तो यू विल सी दे विल नॉट बी एबल टू डिफेंड दैट। तो इस तरह यू कैन क्रिएट अ फ्रेमवर्क जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान, आप अगर प्योर सेकुलर स्टेट नहीं बनते तो आप वर्चुअली कुछ सेकुलर स्टेट रिफॉर्म्स ही लाई बन जा जाए। सकती हैं। हाँ, ठीक है, प्रेसिडेंट आप कहते हैं मुसलमान होगा, बस स्टॉप देयर। 56 कॉन्स्टिट्यूशन बात इतनी थी। बाद में भुट्टो साहब ने 73 की कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया, फिर वो ख़त्म नबूवत वाली इशू भी आ गई। अब ये सारा कुछ तो हमारे पॉलिटिशियंस ही लेके आते हैं। तो बिल्कुल सर। ये चीज़ें अगर होंगी तो डेमोक्रेसी नहीं आ सकती, सर मेजोरिटेरियनिज्म होगा। भुट्टो साहब खुद शराब पी पी के जलसों में जाते थे, कहते थे मैं खून तो नहीं ना पीता, और उन्होंने ही बैन मेरे करवाई थी शराब। मैं तो वहां था जब हमने खुद सुना हुआ है ना। ये तो मेरी तो आंखों ये के तो सामने कहा है किरदार उन्होंने। है हमारे सियासतदानों का। ये तो मेरी आंखों के सामने ये बात हुई हुई है, तो ये तो है। सेकुलर लिबरल, और उन्होंने ही हाँ, अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिलवाया था। हाँ जी है। अब ये क्या किया है, जब अहमदियों को पूछो तो वो कहते हैं कि जब तक आप मिर्जा साहब को नहीं मानते तो आप पता नहीं मुसलमान नहीं है, सर सच्चे उनको मुसलमान। ना उनको भी मुसलमान वो भी माने, इंसान मान लें, मारने से वही गुरेज मैं करें। कह रहा हूँ ना, इंसान मानने के लिए फिर स्टेट से अलग करो ना मजहब को। लेकिन अगर स्टेट और मजहब एक होगा तो फिर होगा हमारा मजहब के मुताबिक तुम क्या हो, ये मसला है। सर आपको लगता ऐसे है तो कि मुल्ला जितना मजबूत है इस मुल्क में, तो ये मुमकिन हो सकता है कभी भी? कभी भी, वंस अगेन द क्वेश्चन इज, वही बिस्मिल के पास चलते हैं, वो कहेगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। व्हाट कैन आई से? ये तो मैंने कहा है कि ये 2-3 चीजें करेंगे तो शायद हो सकता है, अगर ये नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। आप डूब रहे हैं, बुरी तरह डूब रहे हैं। सुना है कि जब नवाज शरीफ आए हैं तो रुपए की वैल्यू फ्रॉम 350 280 हो गई है, तो दुनिया तो सपोर्ट कर रही है उस प्रोजेक्ट को। आप पंगा ले रहे हैं वही इंडिया के साथ डॉजियर पब्लिश करके, तो फिर वहां पे वो डाउन हो जाएगा अगर। तो ये क्या है, हु आर दिस पीपल हु डू दिस? सर आपको लगता ये है कि नवाज शरीफ वापस जरूर आ गए हैं, उनकी जमात को तो आने दिया जाएगा पावर में? क्या आपको, आपका तज्जिया, या आपको ये लगता है कि नवाज शरीफ को भी वजीर आजम बनाने की गलती करेगी स्टेट? अगर उसको नहीं बनाएगी तो उनकी बेटी को बना देगी या भाई हाँ, को कोई दोबारा और बिठाएंगे। होगा, लेकिन मैं जहां तक चलो, नवाज शरीफ के ख्यालात हैं, क्या वो स्टेट के साथ वो मुताबिकत रखते हैं? बात यह है कि ये पर्सनल बात नहीं होती। अब अगर नवाज शरीफ का आइडिया तो बाकी उसका फैमिली भी उसी को फॉलो करेगी ना। नो सर, लेकिन क्या वो शहबाज शरीफ ने उनको फॉलो नहीं किया। शहबाज को नहीं, शहबाज ने नहीं किया तो शहबाज इज नो वाज नॉट पॉपुलर एज अ प्राइम मिनिस्टर। वो फेलियर था प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। उसके दौर में तो हर इकोनॉमी का सत्यानाश ही हुआ है। कहते थे कि ही इज अ मिस्टर फिक्सर, ये वो पंजाब के लेवल पे होगा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ही वाज नथिंग, कुछ भी नहीं किया। तो ठीक सर। अगर मरियम अब बनती है तो पता नहीं वो फिर उनके वालिद के ही जो प्रोजेक्ट है वही उसके जरिए होगा, या उसको करने देंगे या नहीं करने देंगे। अलबत्ता मरियम की बेटे की जब शादी हुई थी तो जब उसने गाया वहाँ पे, तो वो तो सारे इंडियन गाने गा रही थी। तो लगता है कि कम से कम उनके पर्सनल चॉइस में तो वो प्रेजुडिस नहीं है।
समझ गई आई ना? होप सो सर, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की बट वंस तारीख यू ये आर इनटू रही है, पावर, हाँ, जब पावर में आ जाए तो पूरा आपको बदलना पड़ता है। टोटल समझ गए ना? बदलना ये पड़ता है सर, प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान। दैट्स राइट। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद है कि आप दोबारा भी वक्त देते रहेंगे, क्योंकि श्योर। मैं ये मानती हूँ, बिल्कुल ये मेरे अकीदे की हद तक ईमान है कि जब तक तब्दीली तब आएगी, मैं बाकी सारी बातें अपनी, जब तक आप जैसे लोग, हम जैसे लोग आएंगे, बोलेंगे, लोगों के कानों तक ये बातें भी पहुंचेंगी, तो वहां से आकर चीजें आहिस्ता 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 बदलेंगी, ऐसे ही होता है। और बाकी और कोई रीजन नहीं है। तो थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा ऑल द आपसे बेस्ट। बात करके। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। वी शुड डू थैंक यू इट सर, अगेन व्हेनेवर यू वांट। ठीक है। जी बहुत थैंक यू। शुक्रिया सर। बहुत अल्लाह हाफिज, मेहरबानी। खुश रहें, सलामत रहें। बहुत मेहरबानी। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी।